एक युवा जोड़ा मैट और केट न्यूयॉर्क में अपने नए घर में चले जाते हैं। वे दोनों एक युवा विवाहित जोड़े होने के शुरुआती समय का आनंद लेते हैं क्योंकि वे नई शुरुआत करते हैं। उनके नए घर को जगह जगह नवीनीकरण और मरम्मत की आवश्यकता होती है, इसलिए वे इसके आसपास काम करना शुरू कर देते हैं। रसोई व्यवस्थित करने पर केट को कैबिनेट के अंदर एक मरा हुआ पक्षी दिखाई देता है और वह उसे दफनाने के लिए बाहर जाती है। वह मैट से विचलित हो जाती है, जो खिड़की से उससे बात करता है और पीछे मुड़कर देखता है कि पक्षी गायब हो गया है। घर के साथ आए सामान को फेंकते समय मैट को दीवार में कुछ अजीब दिखाई देता है, इसलिए वह इसे बेहतर ढंग से देखने के लिए वॉलपेपर फाड़ देता है। वहां उसे एक अजीब की होल वाला एक बड़ा दरवाजा दिखता है। दरवाजा खोलने की कोशिश में हत्या कर दी गई थी। चौंकाने वाली खबर सुनकर वह तुरंत इसके बारे में अपना शोध करता है। एक पुराने समाचार लेख में मैट को पता चला कि मरने वाले जोड़े का नाम पॉल और मैडलिन शेफर है। इसके अलावा संदिग्ध की पहचान अज्ञात बनी हुई है और उसका उपनाम जॉन डो रखा गया है। मैट एक कलाकार होने के नाते अपने स्केच पैड पर जॉन डो का चेहरा बनाने की कोशिश करता है और रहस्यमय कमरे के अंदर उससे ब्रेक लेता है। वह शराब की एक बोतल खत्म कर लेता है और चाहता है कि उसके पास एक और बोतल हो। दीपक टिमटिमाता है और उसे आश्चर्य होता है, एक और बोतल दिखाई देती है। मैट ने बोतल की जांच की और महसूस किया कि रूम इच्छाएं पूरी कर सकता है। केट लिविंग रूम में टिमटिमाती रोशनी की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह उसे बेहद उत्साहित पाती है क्योंकि जगह नई चीजों से भरी हुई है। मैट खुशी से केट को एक प्रामाणिक वैन गॉग पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि डेड रूम किसी भी भौतिक इच्छा को पूरा कर सकता है। ये सोचकर कि यह मैट की शरारतों में से एक है, केट इस पर हंसती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका पति गंभीर है। वह उसके सिद्धांत का परीक्षण करती है और $1000 मांगती है। मैट पूरे कमरे में घूमता है और अंत में केट को जो पैसा चाहिए था वह मिल जाता है। फिर भी संशय में वह $10 लाख मांगती है और ऐसे ही वे करोड़पति हैं। हालांकि केट को यह डरावना लगता है और वह बाहर चली जाती है। मैट ने उसे समझाया कि उन्हें इसका आनंद लेना चाहिए। कपड़े, शैंपेन, कला और पैसा उनकी पहुंच में बस एक इच्छा है। मैट और केट की खुशी की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि वे महंगी चीजों में डूबे हुए हैं। रात के अंत में केट सवाल करती है कि द रूम उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करता है, लेकिन मैट उसे इसके बारे में चिंता न करने के लिए कहता है। अगले दिनों के लिए उनकी मौज मस्ती और विलासिता की कोई सीमा नहीं है। हर बार जब वे कोई इच्छा करते हैं तो रोशनी टिमटिमाती है और इसी तरह तहखाने में बिजली का स्रोत भी टिमटिमाता है। वे पेय और उपहारों के साथ द रूम के अंदर एक साथ पार्टी करके अपनी रात भर की संपत्ति का जश्न मनाते हैं। हालांकि मजा और एक्शन लंबे समय तक नहीं रहता है। केट अगली सुबह उठकर खालीपन महसूस करती है क्योंकि भौतिक चीजें उसके अंदर के खालीपन को भरने में विफल रहती हैं। मैट इसके बारे में चिंतित हो जाता है और उसे एक पालना देकर आश्चर्यचकित कर देता है और संकेत देता है कि उन्हें बच्चा पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। होने की कामना के लिए बच्चे को कमरे में वापस लाने का आग्रह करता है। उसी समय दंपत्ति कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन केट रोते हुए बच्चे को छोड़ने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वह बच्चे को मैट को सौंप देती है, लेकिन वह भी इस काम को अंजाम नहीं दे सका। वह बच्चे के गायब होने की कामना नहीं कर सका और जाने से पहले उसे अपनी पत्नी को लौटा दिया। आखिरकार दोनों ने बच्चे को रखने का फैसला किया और वे रातों रात माता पिता बन गए। अपने डेस्क पर रहते हुए मैट को जॉन डो की अधूरी ड्राइंग दिखती है और वह दशकों पहले हुई घटना के बारे में अधिक शोध करता है। उसे पता चलता है कि संदिग्ध हत्यारा अभी भी एक मनोरोग अस्पताल में जीवित है। एक अन्य संग्रहित समाचार लेख में जॉन डो कहते हैं कि द रूम ने उनसे ऐसा करवाया। कुछ ही समय बाद मैट जॉन से व्यक्तिगत रूप से मिलने और द रूम के बारे में पूछने के लिए मनोरोग संस्थान में जाता है। उनके आगमन पर एक नर्स ने मैट को चेतावनी दी कि 45 वर्षों में समाचार संवाददाताओं को छोड़कर कोई भी जॉन से मिलने नहीं गया है, इसलिए मैट खुद को एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। अंत में
मैट का आमना सामना बहुत बड़े जॉन से होता है और वह उससे घर, विशेषकर रहस्यमय कमरे के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है। अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाते हुए जॉन मैट से कहता है कि वह लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। जब मैट पूछता है कि जॉन ने शेफर्स को क्यों मारा, तो जॉन ने उसे बताया कि यही एकमात्र तरीका था। जॉन इस विषय को टाल देता है और मैट को घर छोड़ने का निर्देश देता है। वह युवक को चेतावनी देता है कि वह इसे जल्द से जल्द करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जाने से पहले जॉन कहता है, एक व्यक्ति जो चाहता है उसे प्राप्त नहीं कर पाता, उससे अधिक खतरनाक एकमात्र चीज वह व्यक्ति है जिसे वह जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है। मैट घर के रास्ते में एक गैस स्टेशन, वह उन्हें बचाने के लिए आगे आया। बाहर बच्चा रहस्यमय तरीके से कुछ ही सेकंड में एक छोटे बच्चे का हो जाता है। एक बार जब वे घर में दोबारा दाखिल हुए तो बड़े लड़के को देखकर जोड़े को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके सामने क्या है। उस दिन बाद में मैट ने खुलासा किया कि डी रूम कुछ भी दे सकता है जो उनका दिल चाहता है, लेकिन इस शर्त पर कि वे इसे बाहर नहीं ला सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो चीज पुरानी हो जाती है और धूल में बदल जाती है। केट जवाब देती है कि बच्चा कोई चीज नहीं है और उसे यह स्वीकार नहीं है कि वह अपने बेटे को बाहर नहीं ला सकती। वह उस लड़के से प्यार करने लगती है जिसे वह अपना बेटा होने का दावा करती है और उसका नाम शेन रखती है। अगले कुछ दिनों तक केट शेन को घर पर पढ़ाती है और समझाती है कि बाहर खतरनाक कीटाणुओं के कारण वह घर नहीं छोड़ सकता। एक दिन जब केट उसे पढ़ना सिखाती है तो शेन अधीर हो जाता है, जिससे वह चिड़चिड़ा हो जाता है। अपने पूरे जीवन में शेन ने कभी यह अनुभव नहीं किया कि बाहर रहना कैसा होता है। वह अब तक केवल घर की दीवारों को ही जानता है जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। बाद में केट को बाहर एक पैकेज मिलता है और जब भी वह अंदर और बाहर जाती है तो दरवाजा बंद कर देती है। वह पैकेज मैट को देती, अभ्यास करने में बिताता है। फिर वह घर वापस आता है और शेन को अपने आर्ट स्टूडियो के अंदर बर्फ के गोले से खेलते हुए देखता है। सख्ती से उसने शेन को तुरंत जाने का आदेश दिया, जिससे लड़के ने अपना बर्फ का गोला गिरा दिया। अब तक मैट ने शेन को अपने बेटे के रूप में स्वीकार नहीं किया है और उसके प्रति उदासीन व्यवहार करता है। कुछ ही समय बाद केट आती है और मैट द्वारा उनके बेटे के प्रति पिता जैसा व्यवहार नहीं करने के बारे में बहस करती है। रात होने पर आपस में जुड़े तारों के साथ बड़े बिजली स्रोत को देखता है और अंततः कमरे में पहुंच जाता है। पूरी रात घर के चारों ओर रोशनी टिमटिमाती रहती है, लेकिन मैट और केट को इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आता। जब मैट जागता है तो उसे अपने बगल में एक नया बर्फ का गोला और दूर से टूटा हुआ एक गोला दिखाई देता है। टिमटिमाती रोशनी को देखकर वह तुरंत अपनी पत्नी को जगाता है। उसे पहले से ही पता चल जाता है कि इसका कारण क्या है। युगल कमरे में प्रवेश करता है और उन्हें आश्चर्य हुआ जब शेन ने इसके अंदर एक बाहरी क्षेत्र बनाया। वह कमरा जो कभी 4 कोनों वाला था, अब एक विशाल जंगल है जहां शेन एक स्नोमैन बनाने का आनंद लेता है। केट अपने बेटे द्वारा अपने लिए बनाई गई दुनिया से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसकी मौज मस्ती में शामिल हो जाती है। दूसरी ओर मैट क्रोधित हो जाता है और शेन को वापस अंदर लाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। इस घटना के कारण दंपति में बहस होने लगती है कि शेन को कमरे में प्रवेश करने और खेलने की अनुमति दी जाए या नहीं। मैट का कहना है कि यह खतरनाक है, लेकिन केट कुछ और ही सोचती है। जब वे बहस करते हैं तो फोन बजता है और शेन जवाब देता है, जबकि उसे फोन उठाने या किसी और से बात करने की अनुमति नहीं है। मैट ने लड़के से फोन छीन लिया और उसे आश्चर्य हुआ जब जॉन ने फोन किया और महसूस किया कि दंपति एक लड़के की कामना कर रहे थे। रसोई से केट दूसरे फोन से उनकी बातचीत सुनती है और उनकी पूरी बातचीत सुनती है। जॉन बताते हैं कि शेन को घर से बाहर स्वतंत्र रूप से जाने के लिए अपने जीवन का अंतिम बलिदान देना पड़ता है। यदि केट की मृत्यु हो जाती है तो शेन बाहर जा सकता है और बाकी सभी की तरह बूढ़ा हो सकता है। फोन पर जॉन ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि वह भी डेथ रूम द्वारा दिया गया एक बच्चा था।
जॉन की मां ने एक युवा व्यक्ति के रूप में उसे मारने के लिए मजबूर करने से पहले उसके पिता को मार डाला ताकि वह आजाद हो सके। फिर वह मैट से कहता है कि उसके पास दो विकल्प हैं, शेन को मारें और केट को बचाएं या केट को मारें और शेन को बचाएं। बातचीत सुनने के बाद केट घर छोड़ देती है, जिससे मैट चिंतित हो जाता है। वह कार को दुर्घटनाग्रस्त करने का प्रयास करती है, लेकिन वह ऐसा करने में स्वयं को सक्षम नहीं कर पाती। घर में शेन के साथ अकेले होने के कारण मैट उन्मत्त व्यवहार करता है और यहां तक कि उसके स्टूडियो को भी बर्बाद कर देता है। कुछ ही समय बाद वह शेन के लिए रात्रि भोज तैयार करता है, जो भोजन कक्ष में उसके सामने बैठता है। जिज्ञासु लड़का उससे सवाल पूछता रहता है और उसकी बढ़ती झुंझलाहट के कारण मैट अपना आपा खो देता है। शेन को बताया गया कि वह असली लड़का नहीं है और उसके माता पिता नहीं हैं। फिर भी गुस्से में मैट शेन को सामने के दरवाजे से घसीटता है, लेकिन लड़का डर के मारे वापस ऊपर भाग जाता है। शेन के कमरे में मैट को एहसास होता है कि उसने उसे ठेस पहुंचाई है और वह अपने कृत्य के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। लड़का पूछता है कि क्या मैट उसे पढ़ा सकता है और वे एक दूसरे के बगल में सो जाते हैं। जैसे ही केट घर पहुंचती है, वह अभी भी अपनी भावनाओं से उलझन में है, लेकिन मैट और शेन को एक दूसरे के बगल में लेटे हुए देखकर उसे शांति मिलती है। उस रात बाद में युगल एक अंतरंग पल साझा करते हैं। जैसा कि शेन देखता है, लड़का अपने माता पिता के सो जाने का इंतजार करता है और उनके सो जाने पर सामने के दरवाजे की चाबी चुरा लेता है। अगले दिन मैट और केट को पता चला कि सामने का दरवाजा खुला देखकर शेन बाहर चला गया। घर के दूसरे क्षेत्र में वे शेन को राहत की स्थिति में वह टिमटिमाती रोशनी को देखता है और यह विचार करता है कि केट और शेन, जो मैट में बदल गए हैं, अंदर हैं। पूरे समय केट को अभी भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मैट की जगह शेन उसके सामने है। हालांकि शेन द्वारा बर्फ खाने की आदत डालने के बाद उसे अपने सामने वाले व्यक्ति की पहचान की सच्चाई का एहसास होता है। मैट अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ दीवार को तोड़कर और सभी तारों को पार करके कमरे के अंदर जाने की कोशिश करता है। वह अंधेरा जंगल है। इससे पता चलता है कि शेन ने द रूम का उपयोग बाहरी क्षेत्र को बड़ा करने और उसके अंदर के घर की नकल करने के लिए किया था। उसने केट को क्लोन घर में अपहरण करने और कामुक तरीके से उसका फायदा उठाने के लिए मैट का रूप धारण कर लिया। अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए दृढ़ संकल्पित मैट जंगल से भागता है और अंततः क्लोन किए गए घर पर पहुंचता है। जैसे ही शेन अपने शयन कक्ष में केट के साथ जबरदस्ती करता है, वैसे ही वह अंदर घुस जाता है। मैट के ब्रेक इन सुनने के बाद शेन एक और लड़ाई की तैयारी के लिए उठ जाता है। इससे केट को उठकर जाने की अनुमति मिलती है, लेकिन वह हॉलवे में मैट के 2 संस्करण देखती है। इस समय उसकी दुविधा तुलना से परे है, क्योंकि दोनों में अद्भुत समानता है। उनमें से एक उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वह शेन का नाम पुकारने के बाद उसे धक्का देती है, जिससे उसका ध्यान आकर्षित होता है। सीढ़ियों से नीचे गिरने के बाद शेन अपनी चेतना खो देता है और अपने असली रूप में बदल जाता है। इस बीच मैट और केट कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि शेन बार बार चाहता है कि वे अंदर फंसे रहें। एक ही स्थान पर पहुंचने की अनगिनत कोशिशों के बाद मैट रुकता है और बाहर निकलने का रास्ता बदल जाता है। उसकी गलतियों के बावजूद केट अभी भी उसके शरीर को लेकर रोती है, क्योंकि उसने अपने बेटे के रूप में उसके साथ काफी समय बिताया है। उस पल में दंपत्ति एक दर्दनाक दिन के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं। 1 महीने बाद वे एक छोटी जगह पर चले जाते हैं और शांति से रहने लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। केट अपने गर्भावस्था परीक्षण को देखकर भयभीत हो जाती है। सकारात्मक आता है, उसे यकीन नहीं होता कि बच्चा मैट का है या शेन का। जैसे कि चीजें बहुत बुरी नहीं हैं। एक दीपक टिमटिमाता है और उसे यह आभास होता है कि वे अभी भी कमरे में हो सकते हैं। कहानी में मैट और केट द्रूम द्वारा दी जाने वाली दौलत से पूरी तरह अंधे हो गए हैं। अस्पष्ट जादू के कारण वे अपनी इच्छाओं के प्रति और अधिक लापरवाह हो जाती है, यहाँ तक कि गर्भपात की एक श्रृंखला के बाद बच्चे की कामना भी करती है। उनके नए अपार्टमेंट के अंत में
टिमटिमाती रोशनी इस बात की बहुत कम संभावना देती है कि वे अभी भी कमरे में हैं या इमारत में कोई गड़बड़ी भी इसका कारण हो सकती है। सबसे चौंकाने वाले खुलासों में केट की गर्भावस्था है, जो मैट या शेन का बच्चा हो सकता है। बड़ी घटना से एक रात पहले केट और मैट ने प्यार किया, लेकिन बड़े हो चुके शेन ने क्लोन होम में उसके साथ मारपीट भी की। फिल्म का रहस्य न केवल इच्छा पूर्ति कक्ष के इर्द गिर्द घूमता है, बल्कि अंततः केट के अजन्मे बच्चे के पिता के इर्द गिर्द भी घूमता है।